हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तब एग्जाम की तैयारी हो रही है, उम्मीद है आप लोग तैयारी करते होंगे। मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत दिल से करिए, कुछ डरने की बात नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास पार्ट 2 क्लास होगा। पार्ट 1 क्लास अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए यहां पर कर देंगे। मानना पड़ेगा हमको, बोल रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको इसको परिमेय मानना पड़ेगा। देखिए माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा इतना को कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो, संभव तो हमको इसको मानना है। तो देखिए यहाँ पे कर लेंगे P/Q = 3 + 2√5, जहां Q = नॉट 0, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा P, Q पूर्णांक हो, कोई अंक हो, पूर्णांक संख्या हो। ये जरूर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ Q = 0 नहीं होना चाहिए, P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे P/Q, अब ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर 2√5। अब देखिए इसको फिर कर सकते हैं। P/Q -3। अब इधर 2 और √5 के बीच में क्या है, गुना है। तो 2 यहाँ पे गुना में है तो इधर जाके भागा में हो सकता है। तो 2 यहाँ पे गुना में है तो इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा, बराबर √5। अब हम जानते हैं कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपस में बराबर क्या नहीं है। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास प्रकट होता है।
हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास होता है, इसलिए क्या है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर आप ऐसा तो इस तरह से आप लोग सिद्ध करेंगे। पहले मानना पड़ेगा, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो, और p/q परिमेय संख्या माने तो p/q के रूप में होगा, तो p/q बराबर इतना करेंगे। जहां ये जरूर लिखेंगे जहां q = 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो ये p/q +3 है तो -3 आ जाएगा इधर, बराबर 2√5। फिर 2 गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, बराबर √5। अब ये और ये बराबर नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि हम इसको परिमेय माने थे लेकिन यह बोल रहा है क्या, अपरिमेय बोल रहा है। तो हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास होता है, इसलिए 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैसे बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करे एवं उससे उनका लसा भी ज्ञात करे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इनका लसा भी ज्ञात करे। ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा दिया है, ज्ञात करे एवं उससे उनका लसा भी ज्ञात करे, इसी से लसा भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है 96 तथा 404 का। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका निकालना है हमको, 96 तथा 404 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 96 बराबर और 404 बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 96 का हम लघुत्तम ले लेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौका 4, 8 और 2 अट्ठे 16, 24 दूना 48 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। इतना में टूटा। अब हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 4 और 1 5 गुने 3, इतना हुआ। अब हम 404 को भी तोड़ लेंगे, 404 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर अब 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 3 का 9, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 दूना 8, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2 गुने 101, इतना हुआ। तो इसका मौसा निकालेंगे, मौसा में होता है जो दोनों में हो वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और लसा में होगा जो दोनों में हो उसको एक बार लेते हैं और जो बच जाए उसको भी सबको हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 2 एक बार मिल गया, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 2 एक बार मिल गया। अब कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 2 है और 2 है एक बार। तो यहाँ पे मेरा मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा मौसा हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 बार 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ये 2 है और ये 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
अब इसका लौसा निकालेंगे तो लौसा देखिए कितना होगा, लौसा निकालेंगे इसका तो लौसा होगा, एक बार 2 लिखेबे करेगा, फिर एक बार 2 लिखेबे करेगा, गुने। अब जो बच गया इसको तो 1 2 3 2 है, 1 2 3 गुने 3 है और गुने 101 है, कितना है, इतना हुआ। अब ये सबको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यही मेरा हो जाएगा लौसा। एचसीएफ में जो दोनों में हो, इसमें भी हो, 96 को भी तोड़े, इसमें भी आए और इसमें भी आए, जो दोनों में हो उसको हम गुना करके लिख देते हैं। और एलसीएम में जो दोनों में हो उसको एक बार लिखते हैं और जो जितना बच जाए उसको भी क्या करते हैं, गुना करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया आ जाएगा यहाँ पे, तो 32 तिया हो जाएगा, 3 दूना 4 96, 96 में 101 से गुना करना पड़ेगा। अब 101 में 96 से हम गुना करेंगे तो 606 909, अब ये हो जाएगा 6969, यानी कि 96 96 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 96 96। मौसा को एचसीएफ कहते हैं और लौसा को एलसीएम कहते हैं, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 96 96। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, यानी मौसा और लौसा निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए कैसे बोल रहा है, संख्याओं 72 और 120 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सिर्फ इसमें लौसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, इसमें एचसीएफ नहीं निकालना है। डेली का क्लास आप लोग जरूर देखें, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास जाएगा, एकदम बेसिक, यानी इस पूरा चैप्टर का जाएगा, A to Z चैप्टर जाएगा लगातार, तो देखते रहिए आप लोग। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, संख्या 72 और 120 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। उसी तरह से हम निकालेंगे, यहां पर कर देंगे हल, यहां पर कर देंगे हल। देखिए यहां पे निकलना है 72 और 120 का, इसको तो हमको तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 72 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 72 को हम तोड़ेंगे, 2 से जाएगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, दूना 18 और 3 9, इतना में जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर वाला को लिख लेंगे यहाँ पे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इतना आ जाएगा यहाँ पे। इसी को हम गुना में लिख लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है 120, 120 को तोड़ेंगे अब, तो ये जाएगा 2 से 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, इतना में गया। तो इसको हम तोड़ लिख लेंगे, 1 2 3 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 गुने 3 गुने 5, इतना ही है। 1 2 3 2 है और 3 गुने 5 है, इतना लिख लिए। अब जो दोनों में है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर सिर्फ बचा 3 5, यहाँ पर लौसा निकालेंगे इसका, तो लौसा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। देखिए ये 2 है, एक बार आएगा यहाँ पे, फिर ये 2 एक बार आएगा, 1 2 ये आएगा, और ये 3 एक बार आएगा। अब जो बच गया 3 5, इसको भी 3 5 गुना में लिख देंगे। अब गुना कर लेंगे, तो 2 दूने 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24। अब 24 में यहाँ पे हमको गुना करना पड़ेगा 15 से, 5 या 15, तो 15 चौका 60, 6, अब 15 दूना 30 और 6 36, 360 हुआ। इसका गुना करेंगे, इसको 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 में हम 5 या 15 से गुना करेंगे, 360 आया, तो लौसा मेरा एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका लौसा मेरा हो जाएगा 360। इस तरह से हम निकालते हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं और जो बच जाएगा उसको भी हम लसो में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर यहीं मौसा निकाल रहे होते, एचसीएफ निकाल रहे होते तो सिर्फ जो यह घेरे हैं, सिर्फ जो दोनों में है उसको लिखते, लेकिन लौसा निकाल रहे हैं तो जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी हम लिख के गुना करके लिख देंगे, वहीं क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैसे, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर हमको मानना पड़ेगा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो, संख्या है यदि संभव हो तो को मानना पड़ेगा। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q इक्वल टू 3√2, जहां Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 तथा P, Q पूर्णांक हो, तथा P, Q पूर्णांक हो। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे P/Q बराबर 3√2, यहाँ पर 3 और √2 के बीच में क्या है, गुना है। तो 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा और भागा में आएगा तो Q में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P/3Q, क्योंकि 3 यहाँ पे गुना में, इधर आएगा भागा में, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं P/3Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा समीकरण 1, और ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं P/3Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, इसलिए 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना को हम परिमेय माने हैं और P/Q बराबर इतना आ जाएगा। 3 यहाँ में गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा,
तो क्यू के गुना में हो जाएगा, तो क्यू में गुना कर देंगे बराबर √2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं p/3q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो p/3q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम माने थे इसको परिमेय संख्या, तो हमारे द्वारा माना गया कथन यह गलत साबित होता है, अतः इसलिए 3√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसका बताना है, 2 क्वेश्चन दिया है, इसका बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप में होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहां q इक्वल टू होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। कितना होता है, q होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, n और m कोई पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पे जब q होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, तो बोल रहे हैं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत कब होता है, जब नीचे में 2 के पावर में कुछ हो या 5 के पावर में कुछ हो या 2 और 5 दोनों हो। जैसे में नीचे यहाँ पे दिया रहे 3/2 के पावर 3, 8/5 के पावर 2, 9/7 के पावर 5। तो देखिए यहाँ पर 3 के पावर 2/3 रहे तो 2 रहे तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 5 रहे तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा कोई आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं रहता, यहाँ पे रहता 3 रहता बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 8 रहता, तो ये भी क्या हो जाता, ये भी शांत हो जाता। क्योंकि यहाँ पे हमको नीचे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m चाहिए। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकता है। अगर ये रहे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए नीचे में तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के पावर है तो ये शांत हो जाएगा। ये भी 5 के पावर 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी 2 और 5 के फर्म में है, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, अगर इसमें 2 भी रहता तभी ये क्या होता, अशांत होता। इस तरह से 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह शांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको चाहिए q का 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। यहाँ पे नीचे जो दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, तो यह अशांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए, और नहीं तो सिर्फ 2 चाहिए और 5 चाहिए, तब भी ये शांत होगा। नहीं तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया है, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको अब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1600 है, तो यहाँ पे हमको 1600 को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 400, ये होगा 200, ये होगा 100, ये होगा 50, ये होगा 25, ये होगा 5। लघुत्तम इसका निकाल लिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे है 15/1600, इसको नीचे बना दे रहे हैं। यहाँ पर है 15/1600, तो हम करेंगे इसको 15/1600 को जो तोड़े हैं इधर वाला को नीचे लिख लेंगे। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 गुने 5 2 बार है, तो इसको भी लिख लेंगे 5 गुने 5। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 4 6, 2 6 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2। अब देखिए इसके नीचे में 2 और 5 है, क्या है, इसके नीचे में पावर नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे। इसके नीचे में
2 और 5 है, ये पावर पूर्णांक होना चाहिए, 0 नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे में 2 और 5 है, तो 2 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि हमको नीचे में 2 और 5 चाहिए, और नहीं तो सिर्फ 2 भी चाहिए या सिर्फ 5 भी चाहिए, तभी ये शांत होगा। नहीं तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नीचे में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या बोल रहा है, HCF बोल रहा है 306 और 657 बराबर 9। ये दोनों का HCF 9 है, तो ये दोनों का LCM ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 306 657 का HCF 9 है, और यहाँ पर भी 306 और 657 का ही हमको LCM पूछ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे, होता है पहली संख्या, कल लिखवाए भी थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। तो यहाँ पे देखिए HCF ये दोनों संख्या का 9 है, और LCM ये दोनों संख्या का निकालना है। तो यहाँ पे पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या क्या है, 657 है। तो यहाँ पर कर लेंगे 306 गुने 657 बराबर, अब LCM को निकालना है, LCM यही दोनों संख्या का निकालना है। तो यहाँ पे LCM हम x मान लेते हैं, गुने HCF मेरा कितना है, 9 है। इसी दोनों संख्या का HCF 9 है, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा अब x बराबर, ये हो जाएगा 306 गुने 657 बटा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 गुना में है, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कटाएंगे तो हो जाएगा 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, 34 आया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो x बराबर हो जाएगा 34 और 657 को गुना करके लिख लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल। अब आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, ये बराबर होता है BQ + R। ये बराबर क्या होता है, BQ + R। और इस वास्तविक संख्या में माना गया है, इसी को भाज्य, इसी को माना गया है भाज्य, इसको माना गया है भाजक, भाजक, इसको माना गया है भागफल, भागफल, और इसको माना गया है शेषफल। क्या माना गया है, शेषफल, इसको माना गया है शेषफल। यहाँ पर a बराबर BQ + R होता है, a को हम भाज्य कहते हैं इस चैप्टर में, और b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। तो यहाँ पर इसी तरह से हम मान लेंगे, माना भाज्य बराबर a, भाज्य बराबर क्या है, a है, तो इसको a ले लेंगे। भाजक, भाजक बराबर हो जाएगा, और भाजक यहाँ पे b है, तो b के जगह पर हम 6 मानेंगे, क्योंकि हमको 6q के फॉर्मूले में चाहिए, तो b 6 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। और यहाँ पे भागफल, भागफल, भागफल यहाँ पे क्या होगा, q होगा, तथा शेषफल हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा, शेषफल r हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मान लेंगे, ये बराबर होता है BQ + R, इसी को हम मान लेंगे यहाँ पे। देखिए अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मान लिए, माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर 6, भागफल बराबर q और शेषफल बराबर r। अब यहाँ पर लिख लेंगे। अब शेषफल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको
ये 6³+1 3 और 5 के फॉर्मे में लाना है। तो शेषफल इसी के फॉर्मे में आएगा BQ+1, BQ+R क्या होता है, ए बराबर BQ+R। तो यहाँ पे R की जगह पर शेषफल तो हमको मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे अतः संभावित मान, यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि संभावित मान ले लेंगे हम 0 1 2 3 4 5 इतना संभावित मान ले लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए ए बराबर BQ+R हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर, अब यहाँ पे B कितना है, यहाँ पे B 6 से लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6Q प्लस, अब एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, इस तरह R की जगह पर क्या लेंगे, इतना लेंगे संभावित मान में। तो यहाँ पे R एक बार 0 हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस 0। ये ए है तो इसको A1 ले लीजिए, ये A2 हो जाएगा। तो A2 क्या आ जाएगा 6Q प्लस 0 ले लिए तो 1 लेंगे। अब A3 बराबर 6Q प्लस 2, फिर यहाँ पर A4 बराबर 6Q प्लस 3, फिर यहाँ पे A5 बराबर 6Q प्लस 4, फिर यहाँ पे A6 बराबर 6Q प्लस 5 ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। देखिए यहाँ पर लिए ए बराबर BQ+R, तो A1 बराबर लेंगे, तो B कितना लिए हैं, B6 लिए हैं, यहाँ पे B ना होता भाजक, तो भाजक B6 है, तो यहाँ पे 6Q प्लस R की जगह पे हम संभावित मान को रखते जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह 6Q लिख के और इसके बगल में इतना रखते जाएंगे। अब हमको दिखाना है 6Q प्लस 1 3 5, यानी हमको विषम संख्या के रूप में दिखाना है। तो 0 सम संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या, ये विषम संख्या हो जाएगा क्योंकि 1 है, तो ये विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। फिर ये सम संख्या, ये सम संख्या, फिर ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या, ये सम संख्या, और फिर ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या आप लोग तो जानते ही होंगे, लास्ट में जो कटने वाला रहता है 0 2 4 6 8 रहे तो वो सम संख्या रहेगा, और उसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पे 1 है तो 1 विषम संख्या हो जाएगा, 3 विषम संख्या हो जाएगा, 5 विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तुमको विषम संख्या के रूप में ही दिखाना है, तो लिख लेंगे अतः 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमको दिखाना था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम ए बराबर BQ+R के जो फार्मूला है उसी के फॉर्म में इसको मान लेंगे, भाजक ए भाजक को 6 ले लेंगे, भागफल Q शेषफल R। यहाँ पे संभावित मान इतना हो जाएगा, ये 6 है। यहाँ पे संभावित मान 0 से 5 तक ले लेंगे क्योंकि हमको 5 तक निकलना है, 5 तक ले लेंगे, और ए बराबर BQ+R। अब इसकी जगह पर 0 1 2 3 4 बैठाते जाएंगे, अब जो सम संख्या है उसको लिख देंगे, विषम है उसको लिख देंगे। अब हमको विषम वाला को लेना है, तो जो विषम है उसको लिख के यहाँ पे ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है,
तो ये तीनों को लिख लिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। अतः हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा वीडियो हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलेगा।